बिहार सरकार की ये किताबें हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छी और सटीक किताबें मानी जाती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग 6 क्लास का SCERT पढ़ रहे थे, बिहार समग्र अध्ययन जो है वही पढ़ रहे थे। बिहार सरकार की ये किताबें हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छी और सटीक किताबें मानी जाती है। तो चलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता में यहाँ तक ख़त्म किए हुए थे, यानी कि जितने भी साइट थे उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी हासिल किए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं यहाँ से। क्या कह रहा है? कहता है कि मोहनजोदाड़ो में एक तालाब मिला जिसे पुरातत्वविदों ने इसे महास्नानागार कहा। महास्नानागार की प्राप्ति कहाँ होती है, यह बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो महास्नानागार की जो प्राप्ति है यह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है, और मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सार्वजनिक स्थल जो देख रहे हैं, स्थल वह विशाल स्नानागार है। शायद क्योंकि हमें जिस लिपि का पता चला है उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए सटीक बातें कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन स्नानागार का जब हमें प्रमाण मिलता है तो ऐसा लगता है कि शायद यह धर्मानुष्ठान के लिए बनाया होगा। यह जो है धर्म अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा, जिसे मार्शल ने क्या कहा? जिसे मार्शल ने विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इस स्नानागार को मार्शल ने कहा कि यह विश्व का सबसे आश्चर्यजनक स्थल है, स्नानागार को। और यह स्नानागार की प्राप्ति हमें मोहनजोदाड़ो से होता है, और मोहनजोदाड़ो का अर्थ हो जाता है मृतकों का टीला। और यहाँ से हमें स्नानागार की प्राप्ति होती है। स्नानागार की प्राप्ति के साथ साथ मोहनजोदाड़ो में और भी सारे चीज़ों का यहाँ पे प्राप्त होता है, जैसे विशाल अन्नागार की प्राप्ति भी हमें मोहनजोदाड़ो से होता है। यहाँ से अन्नागार की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि एक जो नृत्य करती हुई एक नारी है, उसकी भी यहाँ पे मूर्तियाँ मिलती है। नृत्यरत नारी की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ तक कि यहाँ पे यानी कि मोहनजोदाड़ो से एक पशुपतिनाथ की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदाड़ो से घोड़े का दांत भी प्राप्त होता है। यहाँ से घोड़े का दांत भी प्राप्त होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक गीली मिट्टी में सूती वस्त्र लिपटा हुआ प्राप्त हुआ है। यहाँ पे यानी कि गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य मिला है। यहाँ से सूती कपड़ों का, आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले सूती कपड़े का जो विकास हुआ हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ। यानी कि सूती वस्त्र की बात थोड़ा देर के लिए हटाइए इसको, है ना। लेकिन कपास की अगर बात कर दिया जाए तो कपास से परिचित जो है सबसे पहले यहीं के लोग ही थे। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो के लोग ही थे कपास से। एक और भी मिलता है हमें मोहनजोदाड़ो से, अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिलता है गले हुए तांबे का ढेर मिलता है। तांबे का ढेर क्यों मिलता है? एक फैक्ट्री कारखाना कह सकते हैं, गला हुआ बहुत सारा तांबा का एक ढेर मिलता है वहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। क्योंकि मोहनजोदाड़ो के लोगों ने कांसा बनाना सीख गया था, और कांसा की जो ज्ञान थी, जो विज्ञान थी, पूरी दुनिया को सिखाने वाला हड़प्पा सभ्यता ही है।
कांसा बनता है टीन और तांबे को गला करके बनाई जाती है। और यह बनाने की जो कला और तकनीक थी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग ही जाना, तब ये पूरी दुनिया को इन्होंने सिखाई और बताई। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ पे कहता है कि महास्नानागार के यानी तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जैसे तालाब में अभी भी हम लोग जाएंगे, जैसे गंगा किनारे जब आप लोग पटना आप जाते होंगे तो पटना में देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मतलब उस नदियों तक जाने का, और फिर आने की भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही विज्ञान जो है, यहाँ पे जो विज्ञान है बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ जो बनी हुई है, तालाब के फर्श जो यहाँ पे बनाए गए हैं वह सब ईंटों से बना है। और रिसाव ना हो इसके लिए, यानी कि रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल के परत चढ़ाई गई है। चारकोल के परत जो है ऊपर से चढ़ाई गई है ताकि इसमें रिसाव न हो। तालाब के पास एक कुआं मिला है। स्नानागार का पानी इसी कुआं से निकाले गए पानी से भरा जाता था। और इस स्नानागार से एक मोरिया भी निकली थी जो गंदे पानी बहा दिए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो गंदे पानी थे वो एक अलग जगह स्टोर वहाँ पे करते थे। इसका मतलब ये था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वच्छता पे सबसे ज़्यादा फोकस करते थे, यानी कि साफ सफाई और स्वच्छता जो थी वो सबसे ज़्यादा ये लोग क्या करते थे, फोकस करते थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है कहता है कि स्नानागार में पानी निकालने की क्या थी, व्यवस्था थी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या थी, व्यवस्था थी। तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं। आज हड़प्पा सभ्यता जो है समाप्ति ही किया जाए। यहाँ पे स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे विशिष्ट अवसर पर स्नान करने के लिए। और कहा जाता है कि जो कमरे बने हुए थे, जैसे कभी कभी आप गंगा स्नान के टाइम में आप देखते होंगे, जब आप गंगा किनारे जब आएंगे तो बहुत सारा एक छोटे छोटा कमरा बनाया जाता है, ताकि अगर जो तीर्थ यहाँ पर आए हैं, यात्री आए हैं घूमने के लिए, यानी कि धर्मानुष्ठान के लिए जो आए हैं, वो गंगा स्नान करके कपड़े चेंज कर सके, यानी कि चेंजिंग रूम भी बनाया गया था यहाँ पे। यानी कि महास्नानागार के बगल में ही एक चेंजिंग रूम बनाया गया था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में एक समान विशेषता पाई जाती है। कौन सी विशेषता है? मोहनजोदड़ो में पाई जाती है, हड़प्पा में पाई जाती है, कालीबंगा में पाई जाती है और लोथल में पाई जाती है। कहता है कि एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली है यहाँ पे। वो आखिर संरचना कौन है? तो देखिए यहाँ से अन्नागार और कुठार के रूप में पहचान किया गया है। अन्नागार और कुठार की प्राप्ति इन चारों जगहों से होता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल हो जाएगा। क्या होता है? कालीबंगा और लोथल हो जाएगा। कालीबंगा और लोथल ये कॉमन हो जाएगा। कहता है कि कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड का क्या हुआ, साक्ष्य मिला है। और ये अग्निकुंड जो है यज्ञ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से, जो बार बार प्रश्न पूछता है। कालीबंगा से यहाँ पे जब जाएंगे तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है हमें। यहाँ पे जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। यहाँ से हवन कुंड, अग्निकुंड की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है जूते हुए खेत का, है ना। ये जूते हुए खेत की प्राप्ति यहाँ पे हमें होती है। यहीं से ही, यानी कि कालीबंगा से ही बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती है। यहीं से बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती है। बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती है, यहीं से प्राप्त होती है। और एक चीज़ और भी देख, यहाँ से यानी कि कालीबंगा से बड़ी सुंदर और खूबसूरत ईंटें प्राप्त होती है। यानी कि अलंकृत ईंटें की प्राप्ति कालीबंगा से होती है। यहीं से अलंकृत ईंटें की प्राप्ति होती है, कालीबंगा से प्राप्ति होती है यहाँ पे। और देखिएगा घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल ज़्यादा दिखाई देता है। कहाँ पे? कालीबंगा में घरों में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल ज़्यादा दिखाई यहाँ पे देता है, यहीं पे देता है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे लोथल देखेंगे, तो लोथल से देखिएगा, लोथल से हमें चावल का, धान का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे धान, चावल का जो है साक्ष्य हमें मिलता है। यहाँ तक कि हमें यहाँ से बाजरे की प्राप्ति भी होती है लोथल से। लोथल से हमें बाजरे की प्राप्ति होती है, लोथल से प्राप्त होती है। और लोथल से ही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फारस की मुहरें प्राप्त होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से, यहीं से फारस की मुहरें प्राप्त होती है। फारस की मुहरें प्राप्त होती है कहाँ से? लोथल से हमें सबसे पहले धान का, चावल का प्रमाण यहाँ से हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाजरे का भी प्रमाण मिलता है और यहीं से फारस की मुहरें भी प्राप्त होती है। यहाँ तक कि लोथल से अगर हम लोग देखें तो युगल समाधियाँ भी प्राप्त होता है। यहाँ से युगल समाधियाँ भी प्राप्त होता है। इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, युगल समाधियाँ भी हमें प्राप्त होता है यहाँ से। यहाँ तक कि लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त होती है। इसी लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती है, मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कालीबंगा क्या करे? कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है ना। लोथल जो है बार बार पूछा है, यह भोगवा नदी के किनारे है लोथल, और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो यह घग्घर नदी के किनारे हो जाता है, घग्घर नदी के किनारे। कालीबंगा से ज़्यादा प्रश्न क्या पूछेगा? कालीबंगा से क्या है? अग्निकुंड की प्राप्ति होती है। कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, ये बार बार प्रश्न पूछा है। और कालीबंगा से ही बेलनाकार मुहरे की प्राप्ति होती है। और कालीबंगा के जो घर बनाए जाते थे वह कच्ची ईंटों का ज़्यादा प्रयोग उसमें होता था। और इसी कालीबंगा से ही हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है, कालीबंगा से ही। और कालीबंगा कहाँ पे है, किस नदी किनारे है? तो घग्घर नदी के किनारे हो जाता है। उसके बाद लोथल, यानी कि कालीबंगा लोथल से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, और जो पूछता है बार बार उसकी हम चर्चा कर दी है एक्स्ट्रा ही। और लोथल से भी यही प्रश्न पूछता है। लोथल से हमें सबसे पहले धान की प्राप्ति होती है, धान की प्राप्ति होती है, चावल की प्राप्ति होती है। और हम ये बात जानते हैं कि नौपसानिक स्थल में सबसे पहला जो चावल का हमें प्रमाण मिलता है वह कोल्डिहवा से मिलता है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। सबसे पहला हमें चावल का प्रमाण मिलता है, प्राचीनतम चावल का प्रमाण। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जब हम लोग लोथल पढ़ेंगे तो लोथल से धान की साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है, बाजरे का प्रमाण मिलता है। और यहीं पे युगल समाधियाँ भी हमें मिलती है। और इसी लोथल से हमें फारस की मुहरें भी प्राप्त होती है, जो इम्पोर्टेंट है, VVI है यहाँ पे। और इसी लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त होती है, घोड़े की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हो जाती है। किससे? लोथल से। और लोथल से क्या मिलता है? अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। यज्ञ किए जाते होंगे लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता। पूजा पाठ करने की कुछ विधियाँ जरूर दिख जाती हैं, अनुष्ठान की कुछ ऐसी घटनाएं दिख जाती हैं, लेकिन मूर्तियों का साक्ष्य नहीं मिलता। पूजा पाठ तो यहाँ पे दिखता है लेकिन मूर्तियाँ नहीं मिलती, मंदिर नहीं मिलता। जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रिय कुबड़ वाला बैल था, लेकिन गाय की प्राप्ति नहीं होती, गाय का साक्ष्य नहीं मिलता। तो आप भी सोचते होंगे बिना गाय का ये बैल आया कहाँ से, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अगला हम लोग पढ़ेंगे नगरीकरण की शुरुआत, है ना। कहते हैं कि नगरीकरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के समय से शुरू हुआ। प्राचीन भारत के इतिहास में जब रेलवे लाइन बिछाने के लिए जब हमें इसकी प्राप्ति हुई, तब इतिहासकारों ने इसके बारे में इस तरह से बताया, इस तरह से ये बताया गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि समकालीन जितनी भी सभ्यता और संस्कृति थी उससे इसका तुलना भी नहीं किया जा सकता था। क्यों तुलना नहीं किया जा सकता था? क्योंकि यह अपने अवस्था में बहुत ही विकसित रहा, बहुत ही ज़्यादा विकसित रहा। यह नगर नियोजन के लिए विशेष जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। और यही वजह था, और यही वजह भी है कि मेंस में हो या पीटी में हो,
नगर नियोजन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में भी नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन करें, ऐसा प्रश्न यूपीएससी, आईएएस और बीपीएससी में पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो ये नगर नियोजन के लिए ही जाना जाता है और कहा जा सकता है कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है यह एक नगरीकरण, शहरीकरण सभ्यता होती है। यह ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। उस समय की सबसे यानी कि इतना डेवलप कि मुंबई, आज के संघाई, ये सब क्षेत्र जो दिखता है बिल्कुल उसके बराबर दिखाई देता है यहाँ पे। हड़प्पा की सभ्यता काशयुगीन थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग काशयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। काशयुगीन सभ्यता क्यों? क्योंकि हड़प्पा के लोग कांसा बनाना सीख गए थे। और कांसा बनता कैसे है? तांबा और टीन को गला करके कांसा बनाने की जो कला है यह हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही पता चल गया। और यही जो विज्ञान था, यही जो तकनीक था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले पूरी दुनिया को सिखाई। हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहता है कि मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में नारी की मृत मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। और इसीलिए कहा जाता है कि यह जो समाज था, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वह मातृसत्तात्मक समाज है। यानी कि घर परिवार में मर्दों की तुलना में महिलाओं की प्रधानता ज़्यादा है। और एक चीज़ ज़रूर कहा जा सकता है कि जहाँ महिलाओं की प्रधानता होने लगेगी वो परिवार, वो समाज, वो घर सबसे विकसित अवस्था में देखा जाता है। आप यूरोप में चले जाइए, हम लोग बहुत तुलना करते हैं यूरोप की, पश्चिम से बहुत ज़्यादा कभी कभी तुलना करते हैं। कभी ये भी सोचते हैं कि अंग्रेज़ भारत में आया तो बहुत कुछ सिखा के गया, है ना। एक ज़माने में हम पूरी दुनिया को सिखाया करते थे, वो ज़माना यही था, यही सब वो ज़माना था। और इसी इतिहास पे हम लोग कभी कभी गर्व करते हैं। और ये समाज मातृ प्रधान समाज थी, नहीं कि पुरुष प्रधान समाज था। बाद में धीरे धीरे जैसे ही ये सभ्यता ख़त्म होता है तो वहाँ पे आडंबर, पाखंड, बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जिसके वजह से महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत बार पूछा गया सवाल है। हड़प्पा सभ्यता एक मातृ प्रधान समाज है। जब हम लोग सातवाहन काल पढ़ेंगे तो सातवाहन का जो समाज है वो भी मातृ प्रधान समाज है। जैसे अभी अगर आपसे पूछे कि आपके पिता का नाम क्या है, डायरेक्ट लोग पूछते हैं पिता का नाम क्या है। किनके बाल बच्चे हैं तो डायरेक्ट लोग अपने फादर का नाम बताता है, कोई अपने मदर का नाम नहीं बताता। इसका मतलब क्या है? मदर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या है? खराब है। लेकिन जब सातवाहन में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर एक राजा अपने माँ के साथ नाम जोड़ता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अपने माँ के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। और वो भी समाज काफ़ी विकसित था। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन हो जाती है। ये जो स्वास्तिक का जो हम लोग चिन्ह देखते हैं यह क्या है? हड़प्पा सभ्यता की देन हो जाती है, जो बाद में इस स्वास्तिक को ऐसे स्वास्तिक का चिन्ह हो जाता है ना, ऐसे इसको स्वास्तिक का चिन्ह कहते हैं। यह हड़प्पा की देन है। ये नहीं है कि यह हिंदू धर्मों का देन है, हिंदू धर्म का देन नहीं है। अब इस पे भी डिस्कशन मत करने लगेगा लोग, है ना। ये क्या है? स्वास्तिक का चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए शतरंज खेल में ज़्यादा रुचि रखते थे। जब भारत में जैसे गरीबी होती है, भारत में मनोरंजन की कमी बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा मनोरंजन की कमी है कि मनोरंजन की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करना शुरू कर देते हैं। आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो शतरंज के खेल में ज़्यादा रुचि लेते हैं। और शतरंज आप महाभारत में देखते होंगे, इसी शतरंज के खेल की वजह से ही महिलाएं बिक गई। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे।
लोहा की प्राप्ति तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, और लोहा की प्राप्ति ने ही एक क्रांति पैदा कर दिया, और इस लोहा की प्राप्ति से ही द्वितीय नगरीकरण का विकास हो जाता है। ये हम लोग प्रथम नगरीकरण की बात कर रहे हैं, और प्रथम नगरीकरण में यहाँ पे कांसा की बात हो रही है। कांसा की, जो हड़प्पा वासी तांबा और टीन को गलाना जानते थे और गला करके कांसा बनाना जानते थे, इस विज्ञान की जो जानकारी थी हड़प्पा वासियों को अच्छी तरह थी, और ये सबसे बड़ी देन है हड़प्पा वासियों का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग लाल था। ऊपर जब देखेंगे अगर उसका ये देखें तो ये वाला जो था ये लाल किया जाता था कलर, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको ब्लैक किया जाता था। हड़प्पा के बर्तनों में ऐसा प्रमाण मिला है। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो है मेसोपोटामिया के साथ है, और यही वजह है कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता को मेलूहा कहते थे। मेलूहा यानी कि हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहर मेसोपोटामिया में भी मिला है, और कुछ मेसोपोटामिया के मोहरे जो हैं, जैसे फारस की मोहरे हम लोगों ने पढ़ा, जो लोथल से प्राप्त होता है, और यह व्यापार के लिए एक संकेत कह सकते हैं कि व्यापार करने की एक लाइसेंस दिया जाता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध क्या था, अन्य देश के साथ भी थी, अन्य सभ्यता और संस्कृति के साथ भी था। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा वासी को अधिशेष की प्राप्ति ज़्यादा होती थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो गांव की अगर बात किया जाए तो ग्रामीण जो क्षेत्र था उसमें अनाजों का उत्पादन ज़्यादा होता रहा होगा, और शहर में देखिए, शहर के लोग एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे शहर में जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे खाद्यान्न की जो भरपाई है वो गांव के उत्पादन के माध्यम से ही होता है, और गांव में अधिशेष की प्राप्ति अगर ज़्यादा होने लगे तो वहाँ का विकास सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ पे नगरीकरण सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में देखा जाता है। तो यही देखिए, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो है यह मेसोपोटामिया से था। हम जो बोल रहे हैं इससे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आप 10 से 15 सालों का जो सवाल है उठा के देखिएगा। हम लोग जब ये बात कर रहे हैं यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में 10 से 15 सालों में जितने भी सवाल आए हैं ज़रूर एक बार पलट के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हम लोग वही पढ़ रहे हैं जहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है। आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, दिसंबर ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी में होगा, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जो है इसी माह में आने वाला है। अगर नहीं हुआ तो गारंटेड अगले अक्टूबर के मिड अक्टूबर में आ जाएगा। एग्ज़ाम आपको निश्चित तौर पे दिसंबर में होगा। भले नोटिफिकेशन आने में देर लगे, लेकिन एग्ज़ाम गारंटेड है कि लेगा तो लेगा। जैसे में देख लीजिए, सिविल सर्विस का जो नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया, 17-18 को कहा गया है कि दे दिया जाएगा, 1700 से कहीं ज़्यादा सीटें रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम का डेट तय कर दिया गया। 17 नवंबर को एग्ज़ाम की जो डेट है वो तय किया गया है। उसी तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती वाले है ना, पूरा दम लगा दीजिए, पूरा जान लगा दीजिए, जितना एनर्जी हो सके तो पूरा लगाइए। एक मटेरियल को कम से कम 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, गारंटी है इसका आप ही का होगा। सोचिए, समझिए थोड़ा, अवसर को जाने मत दीजिए। आपके हाथों में है, आफत को गले लगाएंगे, है ना। आप चाहेंगे तभी गले लगेगा, आप नहीं चाहेंगे तो गले नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें बीपीएससी में टीचर बनना है तो आप बन जाइएगा। सब चाहतों का कर्म है, आप चाहेंगे तभी होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, मतलब हड़प्पा के जो वासी थे वो प्रकृति पूजक थे। हड़प्पा के वासी जो थे वो क्या थे, प्रकृति पूजक थे। हड़प्पा के लोग इसलिए ताबीज पहनते थे, ताबीज अभी भी लोग पहनते हैं, अंधविश्वासी थे।
प्राकृतिक पूजक थे लेकिन यहाँ पे अंधविश्वासी भी थे, भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, जादू टोना पर विश्वास करते थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते भी थे और जलाते भी थे। हड़प्पा के लोगों के बारे में ये बताया गया है। एक चीज़ और भी है, रंगपुर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो रंगपुर से हमें धान की भूसी का ढेर मिलता है। धान की भूसी का ढेर यहाँ से मिलता है, धान की भूसी का ढेर यहीं से मिलता है। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछे, कहाँ से? तो रंगपुर से, है ना, रंगपुर से ये प्राप्त होता है। धौलावीरा इतना विकसित जल निकास प्रणाली के लिए है कि पूरे विश्व के सभ्यता और संस्कृति में इतनी उन्नत जल निकास प्रणाली कहीं दिखाई नहीं देगा जो हमें धौलावीरा से प्राप्त होता है, जो हमें धौलावीरा से प्राप्त होता है यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सड़कें और नालियाँ और इमारतें, है ना। यहाँ पे कहता है कि हड़प्पा के नगर प्रायः 1 या 2 मंजिले या कुछ 3 मंजिले होते थे। हड़प्पा के नगर अधिकतर 1 या 2 मंजिले ही देखेंगे, बहुत कम ऐसे प्रमाण मिला है जो 3 मंजिले हैं, क्योंकि यहाँ पे खंडहर से ही हम अनुमान लगाते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जब आप खंडहर देखते हैं तो आपको थोड़ा देर के लिए सोचिए और उस समय आप चले जाइए जब यह बन के अपने पूर्ण अवस्था में होगा तो कितना बुलंद रहा होगा, है ना। क्योंकि एक शायर ने ये बात कहा था, किसी मतलब जिनका जवानी ढल गया था, उनको देख के उन्होंने एक कमेंट्स किया था कि एक ज़माने में वो कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत रही होंगी। इसी तरीके से खंडहरों में भी ऐसा होता है। अगर हम लोग खंडहर की अगर बात करें तो खंडहरों से भी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है ना। तो इसी तरीके से इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया, हम बार बार ये अनुमान लगाया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले और लिपियाँ भी हमें प्राप्त हुई, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। अपठनीय होने के कारण बहुत ऐसी बातें हैं जो सटीक कहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्यतः सड़कों की बजाय जो है वह पीछे खुलती थी। अभी हम लोग जब भी घर बनवाते हैं तो सामने खिड़कियां दरवाजे रखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे पीछे की तरफ ही खोलते थे। यह हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के नगर नियोजन में हम लोग देख रहे हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी थी। इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध था। गलियां और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गलियां और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगर आप लोग दिल्ली गए होंगे और दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप लोग घूमे होंगे, है ना, तो आपको ये बात पता चल जाएगा। अधिकतर जो गलियां जो हैं वो समकोण पर काटती हैं। इसका मतलब ये है कि कितना विकसित अवस्था में वह हड़प्पा सभ्यता रहा होगा, है ना। चलिए आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा के समय आवश्यक कच्चे माल निम्न जगह से प्राप्त होते थे, है ना, निम्न जगह से प्राप्त होते थे। पूछा जा सकता है ना, कि तांबा कहाँ से आता था? तो तांबा राजस्थान से हड़प्पा वासी लेकर के आते थे। कहाँ से? तो खेतड़ी से, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा की प्राप्ति होती थी। कोलार के खान से सोना की प्राप्ति हुआ था, है ना। यहाँ पे व्यापार को लेकर के बात यहाँ पे किया जा रहा है, किन जगहों से क्या क्या सामान हड़प्पा वासी लेकर के आते थे। यह बहुत बार सवाल पूछा है, इसलिए इतना याद रहना चाहिए कहाँ से कौन चीज़ें प्राप्त हुआ मिला। यानी कि राजस्थान से तांबा की प्राप्ति होती थी और कोलार से जो कर्नाटक में है वहाँ से सोना की प्राप्ति होती थी, और अफ़गानिस्तान और ईरान से चांदी की प्राप्ति होती थी।
अफ़गानिस्तान और ईरान से चांदी की प्राप्ति होती थी, और अफ़गानिस्तान जो वदखशा है यह वद और मणि की प्राप्ति होती थी। मध्य एशिया से फिरोजा प्राप्त किया जाता था, और गुजरात से समुद्री उत्पाद प्राप्त होता था, और जम्मू से लकड़ी की प्राप्ति होती थी। जम्मू से लकड़ी की प्राप्ति होती थी। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, कहता है कि मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है, और मेलुहा सिंध क्षेत्र के प्राचीन नाम हो जाता है, जो हमने कहा था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। व्यापारिक संबंध जो है किससे था, है ना, ये मेसोपोटामिया से हो जाता है। चलिए इसको आज हम लोग द एंड ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि हड़प्पा में पक्की हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिला है। हड़प्पा से मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें नारी की सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है, और इसीलिए तो इस सभ्यता को मातृशतात्मक समाज कहा जाता है। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, यानी कि मातृ देवी की पूजा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। यानी कि महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ जो दिखाया गया है, यह रिप्रोडक्शन का प्रमाण तो होता ही होता है, साथ में क्या है, बात वही है, हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। एक मुहर पर पुरुष देवता का चित्र भी मिला है। इसका संबंध पशु महादेव से स्थापित होता है। इसका जो संबंध है पशु महादेव से जो है यह स्थापित किया गया है, और मार्शल ने इसको स्थापित किया। एक सिंह वाला गेंडा, कुबड़ वाला सांड का विशेष महत्व था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या कहता है। यहाँ पे कहता है कि एक सिंह वाला गेंडा और कुबड़ वाला सांड का विशेष महत्व है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि गाय की प्राप्ति नहीं हुई। आईएएस में प्रश्न यूपीएससी और बीपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, प्रमाण नहीं मिलता है तो क्यों आप कहिएगा, बैल के आधार पे मत बोल दीजिए। कुबड़ वाला सांड मिला था तो बिना गाय का सांड कैसे हो जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हम बार बार इसका चर्चा इसलिए कर दिए ताकि आपके दिमाग में ये बात रहेगा। हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, बल्कि यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान का कुछ प्रमाण तो मिलता है, लेकिन मंदिर का प्रमाण हमें यहाँ से नहीं मिलता। धौलावीरा के बारे में देखेंगे हम लोग। धौलावीरा गुजरात के पश्चिमी कोने में बसा था। धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। कहता है धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, गढ़ी नगर, मध्य नगर और आपस में जुड़े हुए थे, और एक है निचला नगर। तो ये गढ़ी नगर ये किलेबंद था जो सबसे ऊपरी था, और मध्य नगर की बात करें तो ये किलेबंद जो है यह दोनों के आपस में जुड़ाई करता था, और निचला नगर देखिए किलेबंदी नहीं था, और यहाँ पर राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों के लिए खूब चौड़ा और खुला मैदान रहता था। देखिए धौलावीरा से एक ही प्रश्न आपसे पूछेगा, आप कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कर लीजिए, एक ही बात पूछेगा, विश्व के समकालीन इतिहास में, सभ्यता और संस्कृति में ऐसी उन्नत जल निकास प्रणाली कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये बार बार प्रश्न पूछा है, इसलिए इतना याद रखिएगा। अब आइए हम लोग लोथल देखते हैं। लोथल खंबात की खाड़ी से निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पा नगर है, और शहर की किलेबंदी की गई है ना। हम लोग चर्चा किए हैं इसका, इसलिए आगे बढ़ लेते हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों तरफ के भवन थे। फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ पर प्राप्त होती है। लोथल से जलीय मार्ग से व्यापार होता था, और लगभग कितना 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। पतन के कई सारे कारण इतिहासकार ने दिए हैं। कई सारे कारण जो है इतिहासकार ने क्या किए, इतिहासकार ने दिया है। बहुत सारे कारण जो है इतिहासकार ने इसको दिया, बहुत सारे कारण ने बहुत सारे कारण दिया है ना। आपको बताते हैं कारण में जो इम्पोर्टेंट है। कुछ कारण की चर्चा कर लिया जाए।
जैसे बाढ़, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह इतिहासकारों के मध्य में क्या है, मतभेद है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया। जो सवाल पूछता है किसने कहा कि बाढ़ की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तो देखिए बाढ़ कारण बताया मैके ने। मैके ने कहा कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। एस आर राव ने भी ये बात कहा, एस.आर. राव ने भी ये बात कहा कि बाढ़ के कारण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है। गार्डन चाइल्ड्स की अगर बात कर दिया जाए, गार्डन चाइल्ड्स की अगर बात कर दी जाए, तब उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, है ना। विदेशी आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, यह कहता है चार्ल्स ने। और देखिए जॉन मार्शल क्या कहता है। जॉन मार्शल कहता है कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से प्रशासन शिथिल पड़ गया, जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यह बात किसने कहा, मार्शल ने कहा। प्रशासनिक शिथिलता की वजह से हुआ, शिथिलता की वजह से हुआ, है ना। एक चीज़ और भी देखते हैं, भूतात्विक जो परिवर्तन है, एम.आर. शाहनी ने कहा भूतात्विक परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यह एम.आर. शाहनी ने कहा, एम.आर. शाहनी ने यह बात कही थी। उसके बाद देखिएगा, आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और यह बात व्हीलर ने कही थी, व्हीलर ने। भूकंप से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, भूकंप से। और ये भूकंप की बात डेल्स ने कहा, है ना, यह डेल्स ने कहा। तो चलिए, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना थी हम लोगों ने वहाँ तक बात किया। अगला हमारा 6ठा अध्याय होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। SCERT एक बार पढ़िए। BPSC का टीचर और BPSC 70 BPSC भी बहुत ज़्यादा आपको योगदान देगा, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों। हम लोग पूरा डिटेल्स में ही बात करते जा रहे हैं। 6ठा जैसे ही 7th में आएंगे और हमारा विस्तार होगा, जैसे 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, हम लोग उस लेवल की स्टडी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अच्छा लग रहा है, आप अपने साथी संगियों के बीच में ज़रूर इसे एक बार शेयर करें और कमेंट्स भी आप करें, और बहुत सारी बातें भी आप हम दोनों करते रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।